क्षेत्रीय शक्तियां 17वीं और 18वीं शताब्दी, इसके अंतर्गत तो औरंगजेब के विरुद्ध जो मराठों का संघर्ष था वह एक अदम्य साहस और वीरता की निशानी है। तो ऐसे में जो हम लोगों की चर्चा परिचर्चा का विषय वस्तु है वह क्या है? वह मराठा साम्राज्य है। इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया हुआ था, वह 1675 ईस्वी में करवाया हुआ था। जन्म इनका कब हुआ था यह एक विवादास्पद कह सकते हैं कि विषय वस्तु बन जाता है। भिन्न भिन्न इतिहासकार भिन्न भिन्न इनके समय काल को, शिवाजी चूंकि पहले से तैयार थे अपने बखनखा से, कई बखनखा वार जो है अफजल खान पे करते हैं और ऐसे में अफजल खान मारा जाता है। औरंगजेब जो था वह डर का बिजनेस करता था और डर का बिजनेस मतलब बेटा कि वह लोगों में खौफ के साथ ही हमेशा अपना। नमस्कार साथियों, PW ओनली IAS के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जो है आज हम लोगों का मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में ये अंतिम क्लास लेक्चर है और आज के जो क्लास का हम लोगों का विषय वस्तु होगा वह क्षेत्रीय शक्तियां 17वीं और 18वीं शताब्दी। तो शुरू करने से पहले आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो क्षेत्रीय शक्तियां 17वीं और 18वीं शताब्दी, इसके अंतर्गत मराठा साम्राज्य हम लोग देखा जाएगा। मराठा साम्राज्य और इसके अंतर्गत मराठा साम्राज्य और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, देन आफ्टर संभाजी महाराज हैं, देन आफ्टर राजा राम हैं और फाइनली जो है वह ताराबाई हैं। तो औरंगजेब के विरुद्ध जो मराठों का संघर्ष था वह एक अदम्य साहस और वीरता की निशानी है। जैसा कि मुगल केंद्रीय सत्ता है, औरंगजेब मुगलों की शक्ति को एक नवीन आयाम पर लेकर गया है और वैसे परिवेश में एक क्षेत्रीय सत्ता जो कि समस्त मराठवाड़ा क्षेत्र के भी स्वामी नहीं थे, उनके द्वारा प्रत्यक्षतः मुगलों को चुनौती दिया जाना मराठा इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय का सृजन करता है। तो शुरू करने से पहले इस क्लास से जो भी छात्र जुड़ चुके हैं और जो नए व्यूअर्स हैं, अगर इस सारे सीरीज को आप कलेक्ट करना चाहते हैं, इसे 1 by 1 इन ऑर्गेनाइज वे में देखना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस संभव बैच का लिंक दिया गया है, उससे आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और वहीं पर सारी क्लास की PDF आप लोगों को मिलेगी। साथ ही इस समय 3 हम लोगों के बैचेज चल रहे हैं। वह प्रारंभ बैच 2028 को टारगेट कर रहा है, इसकी कोर्स फीस मात्र 29,999 रुपये है। संकल्प बैच 2027 को टारगेट कर रहा है, इसकी कोर्स फीस मात्र 13,499 है। तथा सृजन प्रीलिम्स बैच 2026 को टारगेट कर रहा है और इसकी कोर्स फीस मात्र 2,999 रुपये है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो विषय वस्तु है वह मराठा साम्राज्य है। तो वस्तुतः कहानी की शुरुआत हम लोगों ने कहां से किया हुआ था? तो कहानी की शुरुआत हम लोगों ने पूर्व मध्यकाल से किया था, जो कि 500 वर्षों का समय काल था, 700 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का समय काल। फिर उसके बाद हम लोगों ने सल्तनत काल किया, सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का समय काल। फिर उसके बाद हम लोगों ने मुगल वंश किया और मुगल वंश के अंतर्गत जो है वह बाबर थे, फिर हुमायूं थे, हुमायूं के बाद फिर अकबर थे और अकबर के बाद शाहजहां और जहांगीर और शाहजहां थे। फिर औरंगजेब का समय काल आता है। इसी दौरान जो है 17वीं और 18वीं शताब्दी अगर देखा जाए तो मराठों का दक्षिण भारत में उद्भव होता है। दक्षिण भारत के अंतर्गत हम लोगों ने चोल वंश को भी देखा था और उसके साथ साथ विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को देखा गया था। तो इसके अलावा जो है त्रिपक्षी संघर्ष भी हम लोगों ने किया था। तो चलिए जो है यहाँ पर हम लोगों का जो चर्चा परिचर्चा का विषय वस्तु होगा वह
तो ऐसे में जो हम लोगों की चर्चा परिचर्चा का विषय वस्तु है वह क्या है, वह मराठा साम्राज्य है। तो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत किसे किसे हमें इस क्लास लेक्चर में कवर अप करना है, तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। देन आफ्टर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर देखा जाए तो एज ए लेजिटिमेट शासक के रूप में नहीं रहते हैं, उसके पहले से ही क्या कर रहे थे, उसके पहले से ही अपना विरोध जो है मुगल साम्राज्य के विरुद्ध इन्होंने अपना अनवरत जारी रखा हुआ था। तो इनके समय काल को अगर देखा जाए तो समय काल को कोई एक फिक्स आप नहीं दे सकते हैं कि यही समय काल है। वैसे जो इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया हुआ था वह 1675 ईस्वी में करवाया हुआ था। तो उसके पहले से अगर आप देखेंगे तो उसके पहले से 1658 में ले रहा हूं, जब ये लगभग 40 किला जीत चुके थे, से लेकर के 1680 ईस्वी तक का इनका समय काल रहता है। देन आफ्टर जो है संभाजी महाराज हैं, उनका समय काल 1680 से 1689 ईस्वी तक रहता है। फिर इसके बाद जो है संभाजी के छोटे भाई राजा राम हैं, राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी हैं। और फाइनली जो है वह ताराबाई रहती हैं, और ताराबाई का जो समय काल है वह 1700 से लेके 1707 ईस्वी तक है, 1707 ईस्वी तक रहता है। तो ये क्या है, ये जो है मराठा साम्राज्य, और मराठा साम्राज्य में विभिन्न जो शासक हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, तो ताराबाई के समय में ही पेशवा का उदय होता है, और पेशवा के उदय में फिर वह 18वीं शताब्दी यहाँ से शुरू हो जाता है। और पेशवा के उदय में 3 पेशवा प्रमुख हो जाते हैं, जैसे कि बालाजी विश्वनाथ हैं, फिर बाजीराव हैं, फिर बाजीराव हैं। तो आइए जो है कहानी की शुरुआत एक एक करके देखा जाए। तो सबसे पहला और सबसे महान जो हैं मराठों में सेना नायक कौन हुए थे, तो वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज थे। वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। तो जन्म इनका कब हुआ था, यह एक विवादास्पद कह सकते हैं कि विषय वस्तु बन जाता है। भिन्न भिन्न इतिहासकार भिन्न भिन्न इनके समय काल को, जन्म के समय काल को बताते हैं। ऐसे में यद्यपि देखा जाए तो इनका जन्म जो है वह 1627 ईस्वी में माना जाता है। इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता जो हैं वह शाहजी भोसले रहते हैं। पिता जो है शाहजी भोसले हैं। माता कौन है, तो माता जो है वह जीजाबाई हैं। तो जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। पिता शाहजी भोसले थे। इनकी माता कौन है, तो माता जो हैं वह जीजाबाई रहती हैं। और साथ ही इनके गुरु कौन हैं, तो इनके जो गुरु हैं वह समर्थ रामदास हैं। और इनके संरक्षक कौन हैं, तो इनके संरक्षक दादा कोंडदेव रहते हैं, दादा कोंडदेव रहते हैं। पिता जो शाहजी भोसले रहते हैं, यह कुछ समय मुगलों की सेवा में रहते हैं, कुछ समय मुगलों की सेवा में रहते हैं, और साथ ही साथ जो है यह बीजापुर राज्य की भी सेवा में रहे थे। तो ऐसे में हमें क्या दिखाई देता है, ऐसे में हमें दिखाई देता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कोई
राजसी खानदान से, कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। परंतु जो कहा जाता है ना कि होनहार बीरवान के होठ चिकने पात, शिवाजी की जो महत्वाकांक्षा थी, जो उनका राजनैतिक उत्साह था, तथा स्वराज की जो उनकी अपनी संकल्पना रहती है, वह देखते ही देखते शिवाजी महाराज को निर्विवाद रूप से समस्त मराठवाड़ा क्षेत्र का नेता, मराठों का नेता बना देता है। तो ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके जीवन के सफर की शुरुआत मात्र 2 किलो से हुआ था, और जब मृत्यु होता है तो लगभग जो है वह 200 किले ये छोड़कर जाते हैं। इसी प्रकार से जो चंद सैनिकों के साथ राजनीतिक जीवन की शुरुआत इन्होंने किया था, मृत्यु के समय 2 लाख सैनिक जो हैं यह छोड़कर जाते हैं। तो अपने स्वराज के लिए, अपने मराठवाड़ा स्वाभिमान के लिए जो इनका इतिहास है, वह केवल भारतीय इतिहास में नहीं बल्कि विश्व इतिहास में जब भी स्वाभिमान की गाथा सुनाई जाती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम अत्यंत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। जैसे कि विश्व इतिहास में आप लोगों को वियतनाम के बारे में पढ़ना है, और वियतनाम में जो संघर्ष होता है वहां पर उस जमाने की 1950 के दशक में अमेरिका एक महाशक्ति रहता है, तथा वियतनाम के गृह युद्ध में जो उत्तरी वियतनाम बनाम दक्षिण वियतनाम के मध्य हो रहा था, दक्षिणी वियतनाम के नगो दिन दियम को अमेरिका समर्थन दे रहा था, और उत्तरी वियतनाम जो रहता है वह हो ची मिन्ह के नेतृत्व में पूंजीवादी सत्ता का विरोध कर रहा होता है। तो ऐसे में हो ची मिन्ह और उनकी जो वियत कांग आर्मी रहती है, वियत कांग सेना रहती है, उनका आदर्श कौन रहता है? उनका आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज रहते हैं। वह क्यों आदर्श रहते हैं? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली सत्ता मुगलों से लड़ा था। तो इस तरीके से आइए जो है कहानी की शुरुआत किया जाए। तो शिवाजी महाराज मात्र 16 वर्ष की उम्र में क्या करते हैं? इनकी जो राजनैतिक महत्वाकांक्षा है यह मात्र कितने वर्ष की उम्र में? तो मात्र 16 वर्ष की उम्र में जागृत होता है। मात्र 16 वर्ष की उम्र में जो है वह शुरू होता है। और ऐसे में क्या होता है? ऐसे में 1643 ईस्वी में इन्होंने अपने विजय अभियान की शुरुआत किया था, और इसके अंतर्गत सिंहगढ़ का किला इन्होंने जीता था। 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीता। देन आफ्टर जो है तोरण और चाकन का जो है वह किला ये जीतते हैं। फिर इसके पश्चात क्या होता है? तो इसके पश्चात जो है 1658 ईस्वी तक ये क्या करते हैं? तो 1658 ईस्वी तक शिवाजी महाराज 40 किलों को जीत चुके थे। तो टिल 1658 छत्रपति शिवाजी महाराज ही कनकर्ड अप टू द 40 फोर्ट, 40 किलो को ये जीत चुके थे। और यहां से फिर क्या होता है? यहां से अब एक प्रमुख मराठवाड़ा क्षेत्रीय शक्ति के रूप में यह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। 1657 तक जो है औरंगजेब जब उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू करता है तो वह दक्कन का सूबेदार, दक्कन का मुगल सूबेदार रहता है। 1656-57 में शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों को लूटा था। वैसे में औरंगजेब ने पहली बार शिवाजी को नोटिस किया था, परंतु वह उत्तराधिकार के संघर्ष में व्यस्त रहता है, और ऐसे में 2 वर्ष तक वह अपने ही भाई बंधुओं के साथ उत्तराधिकार
का संघर्ष लड़ रहा होता है। अब इसी दौरान शिवाजी की जो क्षेत्रीय शक्ति बढ़ रही है, इसे देखते हुए कौन भयभीत होता है? तो इसे देखते हुए बीजापुर की जो बड़ी बेगम रहती हैं वह भयभीत होती हैं। तो शिवाजी की बढ़ती शक्ति के साथ कौन भयभीत होता है? तो बीजापुर रियासत या राज्य जो है वह भयभीत होता है तथा शिवाजी के दमन के लिए बीजापुर ने किसे नियुक्त किया? तो शिवाजी के दमन के लिए बीजापुर ने अफजल खान को नियुक्त किया। अफजल खान जो रहता है वह क्या है? तो वह 10,000 सैनिकों के साथ क्या करता है? तो वह 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी के दमन के लिए बीजापुर से मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए कूच करता है। चूंकि अफजल खान अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, साथ ही साथ यह एक पठान रहता है और भारी भरकम डिल डॉल शरीर वाला लगभग 6.5 फीट का ये पठान है। साथ ही इसके बारे में ये मशहूर रहता है कि इसके बाजुओं में, अफजल खान के बाजुओं में वो ताकत थी कि एक बार जिसे अपने शिकंजे में कस लेता तो फिर मरने के बाद ही उसे छोड़ता था। तो ऐसे में अफजल खान को एक तरकीब सूझता है कि जब निर्दोष जनता को मारा जाएगा तो ऐसे में शिवाजी जो है वह आमने सामने की युद्ध लड़ेंगे। वस्तुतः मराठों की शक्ति या शिवाजी ने किस तरीके से क्षेत्रीय शक्तियों के साथ साथ देश की केंद्रीय सत्ता मुगलों को चुनौती दिया था, तो ये दक्कन का जो पठार है ये पहाड़ी और वनीय क्षेत्र है और ऐसे में आमने सामने के युद्ध में कह सकते हैं कि शिवाजी की शक्ति मुगलों के बराबर नहीं थी। परंतु कैसे ये ज्यादा प्रभावशाली हो रहे थे? तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति, वो दक्कन का पठार जो है वह गुरिल्ला युद्ध पद्धति के लिए बिल्कुल मुफीद है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वियतनाम में जो हो ची मिन्ह रहता है और उसकी जो वियत कॉन्ग आर्मी रहती है, अमेरिका को नाको चने चबवा देते हैं। अमेरिका 1950 और 60 के दशक में दुनिया के जो सबसे अत्याधुनिक उसकी युद्ध तकनीकी रहती है उसमें से एक नापाम रहता है और एजेंट ऑरेंज रहता है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जब देखता है कि अमेरिका अपनी अत्याधुनिक सैन्य शक्ति के साथ लड़ रहा है, तो ये शिवाजी के गुरिल्ला युद्ध पद्धति से प्रेरित होकर के कैनाल बनाते हैं वियतनाम के नीचे, मतलब अंडरग्राउंड जो है वॉर ये शुरू करते हैं। तो गुरिल्ला युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि गुरिल्ला युद्ध में चाहे कितनी भी बड़ी सामने शक्ति हो, उसे ये नहीं पता होता है कि शत्रु का आक्रमण कब होगा, कहां होगा, किन परिस्थितियों में होगा और कितना तीव्र होगा। तो एक तरीके से एक अदृश्य सेना के साथ युद्ध होता है और ऐसे में क्या है, ऐसे में शिवाजी महाराज जो है वह मराठवाड़ा के दक्कन के पठार के क्षेत्र में हमेशा अपनी बढ़त सुनिश्चित करते हैं। तो अफजल खान को यह तरकीब सूझता है कि अगर मैं निर्दोष जनता को मारूंगा तो ये आमने सामने के युद्ध के लिए बाहर आएंगे और इस तरीके से वह जब मराठवाड़ा क्षेत्र में प्रवेश करता है तो हिंदू मंदिरों को तोड़ता हुआ, साथ ही साथ जो है निर्दोष जनता पे जुल्म करता हुआ, उनके घरों को जलाता हुआ आगे बढ़ता है। और ऐसे में क्या है, ऐसे में अफजल खान की जब ये तरकीब काम नहीं करती है तो अब वह कूटनीति का सहारा लेता है, छल नीति का सहारा लेता है और शिवाजी से मिलने का प्रस्ताव रखता है। शिवाजी के मिलने के प्रस्ताव के अंतर्गत कुछ शर्तें यूं तय होती हैं कि अफजल खान और शिवाजी की मुलाकात होगी। ऐसे में शिवाजी की शर्तें होती है कि आपकी सेना आपसे दूरी पर रहेगी। अफजल खान कहता है कि चूंकि मैं मराठवाड़ा क्षेत्र में हूं तो आप जो है मराठा सेना के साथ
नहीं रहेंगे। तो अफजल खान की छल नीति, कूटनीति क्या रहता है कि मिलने के बहाने अगर वही छत्रपति शिवाजी को एक बार जो है अगर बाजुओं में जकड़ूंगा तो फिर उसके बाद सेना उनकी होगी नहीं। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में बीजापुर के जो शत्रु हैं उनको रास्ते से हटाया जा सकता है। तो ऐसे में शिवाजी के साथ मोरोजी पिंगले रहते हैं। मोरोजी पिंगले पहले से ही सूचित करते हैं कि अफजल खान बहुत ही चालाक है, बहुत ही धूर्त है, अतः इससे सावधान रहने की जरूरत है। तो शिवाजी का बेटा जो नाम है वह कुछ ऐसा जीवन में किए हैं जिसकी वजह से इतना साहस और इतने पराक्रम का नाम है, जिसके वजह से इतिहास में इनको इतने सा सम्मान याद किया जाता है। तो कुल मिला जुला करके उस जमाने में शिवाजी बघनखा पहनते थे, वो हाथ में एक चाकू जैसा होता था, तो बघनखा पहनते थे। और शिवाजी की कद काठी शायद मैंने पहले भी आप लोगों से इस मुद्दे पर चर्चा किया था औरंगजेब के दौरान। कद काठी कोई बहुत लंबे या बहुत ही मजबूत कद काठी वाले नहीं थे, एक औसत लंबाई लगभग 5.5 फीट के आसपास की थी। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में शिवाजी महाराज अफजल खान के इस निमंत्रण प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और इस तरीके से इन दोनों लोगों की मुलाकात होती है। तो जब दोनों लोगों की मुलाकात होती है तो शिवाजी उसके छल को समझ चुके रहते हैं, तो जंगली क्षेत्र में अपनी सेना को, मराठा सेना को छुपाए रहते हैं और शर्त के अनुसार जो है अफजल खान की सेना उससे काफ़ी दूर रहती है। जब अफजल खान शिवाजी को देखता है तो वही एक जैसे होता है ना कि कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, तो कुछ ऐसा ही उसके जज्बात होते हैं और वह जो है अपने बाहों को फैलाए हुए लाहौल विला कहते हुए आगे बढ़ता है। और चूंकि मोरोजी पिंगले ने शिवाजी महाराज को पहले ही सावधान किया था, तो वह कतई भी झिझक नहीं दिखाते हैं, कहते हैं मिलना चाहता है तो मिलने दो। तो ऐसे में जब मिलते हैं तो अफजल खान भाई, अभी मैंने कहा ना पठान है, दिल डौल शरीर वाला है, तो उसकी सेना का मनोबल बहुत बढ़ जाता है कि अफजल खान ने शिवाजी को अपने बाजुओं में अब गले मिलने के बहाने पकड़ लिया है। तो इस तरीके से सेना का उत्साह बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन शिवाजी चूंकि पहले से तैयार थे, अपने बघनखा से कई बघनखा वार जो है अफजल खान पे करते हैं और ऐसे में अफजल खान मारा जाता है। कुछ क्षण के बाद जब उसके भारी भरकम शरीर को शिवाजी ढकेलते हैं, जमीन पे वो गिरता है, तो उसकी सेना का सारा उत्साह ठंडा हो जाता है। और ऐसे में जो शिवाजी की मराठा सेना जंगलों में छुपी हुई रहती है वह इशारे से तुरंत बाहर आती है और इस तरीके से अफजल खान की जो हत्या है, अफजल खान की शिवाजी ने क्या किया, अफजल खान की शिवाजी महाराज ने जो हत्या किया, तो ऐसे में शिवाजी की ख्याति, शिवाजी की जो ख्याति है वह संपूर्ण दक्षिण भारत में फैल जाता है, संपूर्ण दक्षिण भारत में फैल जाता है। और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से शिवाजी के राजनीतिक ओहदा, राजनीतिक सम्मान में बहुत वृद्धि हुआ तथा अब शिवाजी को गंभीरता से क्षेत्रीय शक्तियां ही नहीं बल्कि शहंशाह हिंदुस्तान औरंगजेब भी लेना शुरू कर देता है। अब शिवाजी दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके हैं। इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान 1660 ईस्वी, ये अफजल खान की जो हत्या है ये 1659 ईस्वी का वाकया है। और 1660 ईस्वी में 1660 ईस्वी में औरंगजेब क्या करते हैं, तो औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खान को क्या करेंगे, तो शाइस्ता खान को दक्कन का सूबेदार घोषित करेंगे, दक्कन का सूबेदार घोषित करेंगे तथा शाइस्ता खान जो हैं वह
1.5 लाख की सेना के साथ कहाँ पे शिविर लगाते हैं? तो पूना में अपना जो है सैन्य शिविर लगाते हैं। अब 1.5 लाख की सेना बेटा आज भी एक बहुत ही कह सकते हैं भारी, एक जगह पे अगर 1.5 लाख की सेना तैनात हो तो भारी भरकम सेना कहा जाएगा। उस जमाने में बेटा ये बहुत बड़ी बात थी और मुगलों के ही बस की बात थी कि अरे भाई केंद्रीय सत्ता है तो सारी सेना एक ही जगह थोड़ी भेज सकते थे। तो ऐसे में क्षेत्रीय सत्ता के विरुद्ध 1.5 लाख की भारी भरकम सेना भेजना ये उस जमाने में मुगलों के ही बस की बात थी। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में शाइस्ता खान जो हैं वह पूना में आकर के अपने सैन्य शिविर में जो हैं वह बड़े बड़े सपने देख रहे थे कि किस तरीके से शिवाजी को की शक्ति को समाप्त करना है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में शिवाजी का जो अपना कह सकते हैं कि एक तरीके से उनका जो राजनीतिक दर्शन है तो वह भी कुछ इसी विचारधारा के समर्थक हैं कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अगर शत्रु आपके घर में ही, आपके घर के दरवाजे पर ही आकर के दस्तक जब दे चुका है तो यह समय जो है जिसे कहा जाता है ना कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो शिवाजी का भी राजनीतिक दर्शन कुछ वैसा ही रहता है कि शत्रु यदि आपके घर के दरवाजे पर आकर दस्तक दे चुका है तो ऐसे में सुरक्षा का उपाय नहीं बल्कि आक्रमण ही सुरक्षा का सबसे बेहतर उपाय है। और कहने के लिए बेटा जो कहा जाता है ना कि इतिहास में नाम कौन अमर करता है, तो जहाँ पे सारे लोग सोचना समाप्त करते हैं, यदि कोई व्यक्ति वहाँ से कुछ ऐसा कर जाए तभी इतिहास में उसका नाम अमर होता है। 1.5 लाख की सेना के सामने शिवाजी का अगर कुछ था तो वह उनका हौसला था, उनकी जो निर्भीकता थी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मात्र अपने 400 चुने हुए सैनिकों के साथ क्या किया, तो 400 चुने हुए सैनिकों के साथ बारात के भेष में ये निकलते हैं, बारात के भेष में निकलते हैं। तो इस तरीके से ये तो बेटा कहा जाएगा ना कि सामने 1.5 लाख और मात्र 400 सैनिकों की से अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि मैं शत्रु को पराजित कर सकता हूं तो वह नाम भारतीय इतिहास में केवल छत्रपति शिवाजी महाराज ही हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये लोग नाचते गाते हुए, इनका उद्देश्य क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा शत्रु की सेना के समीप आना है, जो मुगलों का शिविर लगा हुआ है उसके समीप तक पहुंचना है। तो मुगल सैनिकों को शक न हो इसलिए ये लोग बारात का भेष धारण करते हैं, मतलब अपना सैनिकों की तरह पूरा पोशाक पहने हैं, सारे सैन्य साजो सामान जो हैं वह जो बारात पहले चलती थी तो पालकी होती थी, तो पालकियों में रखा हुआ है। और ऐसे में सैनिक जो उनका अपना ड्रेस है उसके ऊपर जो है ढीले ढाले कपड़े पहनकर नाचते गाते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए वह जा रहे हैं। तो सबको ऐसा लग रहा है कि किसी शादी की बारात ही है। और ऐसे में जब ये सेना के शिविर के पास पहुंचते हैं तो सहसा आक्रमण करते हैं। और इस सहसा आक्रमण में क्या होता है, इस सहसा आक्रमण में मुगल सेना में हाहाकार मचता है। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जब शाइस्ता खान को पता चलता है कि पहले शाइस्ता खान भी चौंकता है कि रात्रि के समय में इतना ज्यादा शिविर में जो है कोलाहल क्यों है। वह पूछता है तो पता चलता है कि शिवाजी ने सहसा आक्रमण किया है। ऐसे में जब वह कहता है सहसा आक्रमण किया है तो शाइस्ता खान कहता है कोई भी बच के जाना नहीं चाहिए। कुछ ही देर के बाद क्या इनको सूचना मिलती है, तो कुछ ही देर के बाद इन्हें सूचना मिलता है शाइस्ता खान को कि आपके पुत्र जो हैं
फतेह खान मार दिए गए हैं। पुत्र फतेह खान जो हैं वह इनकी हत्या हो गई है। ऐसे में शाइस्ता खान का अपना बड़बोलापन रहता है। बड़बोलापन क्या बेटा, किसी के भी अगर पुत्र मार दिए जाएंगे तो भावनाएं कुछ वैसी ही होती हैं। तो शाइस्ता खान भी कुछ ऐसा ही, उनके अंदर गुस्से का गुबार होता है और कहते हैं कि शिवाजी हमें जिंदा चाहिए, मतलब उनको मारना भी नहीं है, उसे पकड़ करके जिंदा हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। और इस तरीके से वही बात है कि कोई भी मराठा जो है जिंदा निकल के जाने ना पाए। कुछ इस तरीके का वह अपने गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं, तब तक उसी कमरे में शिवाजी महाराज प्रकट होते हैं। और ऐसे में शाइस्ता खान को भापते देर नहीं लगता है कि यही शिवाजी हैं। और शिवाजी जो कहा जाता है ना कि जो वीर होते हैं उनकी सोच भी, भाई सोच वीरता वाली है, तभी तो वह एक्शन में दिखाई देता है, वह कार्य व्यवहार में दिखाई देता है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है वह अब शाइस्ता खान, शिवाजी महाराज को लगता है कि शाइस्ता खान उनसे लड़ेगा जो है, लेकिन शाइस्ता खान क्या देखते हैं, बगल में खिड़की रहता है, वह उससे भागने लगते हैं। जब तक माजरा शिवाजी समझ पाते, अपनी कटार निकालते हैं, तब तक शाइस्ता खान खिड़की को फांदने के अंतिम जो है मुकाम पर रहते हैं। ऐसे में शिवाजी प्रहार करते हैं, उनकी उंगलियां कट करके शाइस्ता खान की कमरे में गिरती हैं, शाइस्ता खान नीचे गिरते हैं। और इस घटना से क्या होता है, पहली घटना में बेटा जो है अफजल खान मारे जाते हैं और संपूर्ण दक्षिण भारत में शिवाजी की ख्याति फैल जाती है। यहाँ पे मुगल सेना और 1.5 लाख की सेना के शिविर में मात्र 400 घुसे हुए थे, और साथ ही साथ कोई ऐरा गैरा नहीं था, स्वयं शहंशाह हिंदुस्तान के मामा शाइस्ता खान थे। और स्वयं शहंशाह हिंदुस्तान औरंगजेब के ममेरे भाई फतेह खान मारे गए थे, मामा की उंगलियां कटी हुई थीं। तो ये मामा की उंगलियां नहीं कटी थी, बल्कि यह मुगलों का जो दक्षिण भारत में सम्मान रहता है वह सम्मान खत्म हुआ रहता है। और ऐसे में शिवाजी के इस घटना से, जो पुणे की घटना रहती है, अब संपूर्ण भारत में इनकी ख्याति फैल जाती है। औरंगजेब बहुत गुस्सा होता है और शाइस्ता खान को क्या करेंगे, तो औरंगजेब ने शाइस्ता खान को इस घटना के बाद जो है इनका स्थानांतरण करता है। और स्थानांतरण अब कहाँ होता है, तो स्थानांतरण अब ये दक्कन के सूबेदार से हटा दिए जाते हैं और कहाँ भेज दिए जाते हैं, तो इनका स्थानांतरण जो है वह बंगाल के सूबेदार के रूप में कर दिया जाता है। इन्हें बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है। एक कहावत बेटा आप लोग सुने होंगे कि लोहा ही लोहे को काटता है। ऐसे में अब औरंगजेब के दिमाग में ये सूझता है कि शिवाजी पे नियंत्रण, शिवाजी पे नकेल कैसे कसा जाए। तो चूंकि तमाम प्रयास जो हैं वह निष्फल होते जा रहे हैं, 1643 से ही शिवाजी को कोई, उनके विजय रथ को कोई रोक नहीं पा रहा है। तो ऐसे में अब औरंगजेब को तरकीब सूझता है और 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने जय सिंह को क्या किया, जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जय सिंह जो रहता है वह अनुभव उसके पास बहुत ज्यादा रहता है। जय सिंह की उम्र लगभग 60 वर्ष रहती है, शिवाजी की उम्र अभी लगभग 34 वर्ष रहता है। जय सिंह का जो एक लंबा राजनीतिक अनुभव है उसमें वह यह विचार करते हैं कि शिवाजी क्यों बार बार सफल हो रहे हैं। तो ऐसे में समझ में आता है कि उनकी जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति है, और जो बेटा कहावत है ना कि जैसा देश वैसा भेष, आप अपने गांव को बेटा जितने अच्छे से जानते हैं, आप लाख मुझे अपने गांव के बारे में बता ले जाएं,
लेकिन आपका पूरा बचपन एक एक दिन उन गलियों में, उन सड़कों पर, उन खेतों खलिहानों में बीता है। तो कोई सुन करके ये थोड़ी आपसे बेहतर आपके गांव को बता सकता है। तो वही जय सिंह का जो लंबा राजनीतिक अनुभव है वह जान चुके हैं कि हम मुगल चाहे कितनी भी तैयारी करें, ये मराठों का अपना गांव है, ये मराठों का अपना देश है। और वह गली गली से, वन वन, हर एक पहाड़ से उनका अपना बचपन से एक पूरा जीवन यहाँ पे बीता हुआ है। तो इस तरीके से जय सिंह अब राजनैतिक सूझबूझ का परिचय देते हैं, और राजनैतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए ये अपना शिविर एक मैदानी क्षेत्र में लगाते हैं जहां दूर दूर तक कोई पहाड़ी क्षेत्र ना हो। तो इस तरीके से उन्हें पता है कि अगर मैदानी क्षेत्र में शिविर रहेगा तो शिवाजी यहाँ पे आक्रमण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आमने सामने के युद्ध में मुगलों की जो तोपें थी बेटा ना, जब वो गरजती थी ना, तो उसका कोई तोड़ नहीं था। मीन्स कि आपने देखा था कि मुगलों को यदि फिर बाद में कोई हराया था तो वह शेरशाह सूरी रहता है, और शेरशाह सूरी भी हर बार कौन सी तरकीब निकालता है, तो हर बार जो है पहले वो सोचता था कि मुगलों का तोपखाना जो है, मुगलों का गोला बारूद जो है वह नॉन इफेक्टिव हो जाए, मीन्स कि वह निरर्थक हो जाए। तो बारिश का अपना कुछ उसका आपने देखा था कैसे बातों में उलझा करके उसने जो है वो किया हुआ था। तो ऐसे में क्या है, मुगलों की जो तोपें रहती हैं, और कई प्रकार की तोपें, पूरा तोपखाना विभाग ही एक रहता है। तो जय सिंह को पता रहता है कि अगर मैदानी क्षेत्र में शिविर लगेगा तो आमने सामने के युद्ध में शिवाजी मुगलों के सामने नहीं टिक पाएंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वह मैदानी क्षेत्र में अपना शिविर लगाते हैं, और उसके बाद जो मुगलों की तोपें हैं उसकी दिशा जो है वह शिवाजी के जो भी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण किले रहते हैं उधर मोड़ देते हैं। और ऐसे में जो है कोंडाना का किला है, पुरंदर का जो किला है, तो इन सब पे जो है मुगलियां तोपें जो हैं वह भारी मार मचाई हुई हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में अब एक एक करके शिवाजी के किले उनके हाथों से निकलते जा रहे हैं, तथा शिवाजी स्थिति की नजाकत को देखते हुए क्या करते हैं, तो जय सिंह के साथ 1665 ईस्वी में शिवाजी ने जय सिंह के साथ 1665 ईस्वी में कौन सी संधि किया, तो पुरंदर की संधि किया। और इस पुरंदर की संधि के तहत क्या होता है, तो इस पुरंदर की संधि के तहत जो है वह शिवाजी को एक तरीके से कह सकते हैं कि दूरदर्शी दृष्टिकोण के थे। क्षण भर का शिवाजी को झुकना उनके कमजोरी के रूप में नहीं लेना है, बल्कि उनकी दूरदृष्टिता का प्रतीक रहता है। कि एक कहावत बेटा भोजपुरी में कहा जाता है, आंधी आवे बैठ गवावे। तो कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है कि यदि कोई विपत्ति ऐसी है जिसे टाला नहीं जा सकता है, तो विपत्ति से लड़ने की अपेक्षा वहां पे कुछ समय के लिए सूझबूझ दिखाते हुए उस आंधी को, उस विपत्ति को निकल जाने का इंतजार करना चाहिए। तो ऐसे में वह शिवाजी देखते हैं कि जय सिंह काफी सूझबूझ के साथ जो है कदम दर कदम अपनी रणनीति को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पुरंदर की संधि होती है, और अपने 35 किलो में से 23 किले शिवाजी को वह जय सिंह को सौंपना पड़ता है। और इसी संधि के तहत जय सिंह शिवाजी को यह बात मनवा ले जाता है कि औरंगजेब के दरबार में प्रस्तुत होना है, दरबार में प्रस्तुत होना है। तो चूंकि संधि है बेटा, संधि का मतलब है कि दो राजाओं के मध्य में संधि किया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर अपनी कूटनीति का भी परिचय जय सिंह देते हैं, और वही फिर कहते हैं कि संधि के तहत जा रहे हैं तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो ऐसे में शिवाजी भी मान जाते हैं, और इनके लगभग 7 साल के लड़के संभाजी, अभी संभाजी बहुत छोटे हैं, तो 35 साल के लगभग शिवाजी, अभी 64 है बेटा, तो
नहीं, अच्छा 65 आ गया, 65 में लगभग 35 साल की उम्र शिवाजी महाराज की रहती है। और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है अपने 8 वर्ष के पुत्र के 7 साल का 8वां वर्ष लगा हुआ है, संभाजी के साथ ये आगरा की तरफ निकलते हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जब आगरा पहुंचते हैं तो उसी समय जो है औरंगजेब के जन्म दिन का उत्सव जो है पूरे शहर में औरंगजेब के जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा होता है। और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है शिवाजी के आगरा में जो कह सकते हैं कि देखभाल की जिम्मेदारी है वह जय सिंह के पुत्र राम सिंह को दिया जाता है। राम सिंह की भी लमसम अवस्था शिवाजी के ही बराबर होती है। ऐसे में दरबार में क्या होता है, दरबार में शिवाजी अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शासक की तरह जो है सम्मान नहीं, एक राजा की तरह सम्मान नहीं मिलता है। तथा जब औरंगजेब दरबार में उपस्थित होता है तो वैसे में शिवाजी को पीछे खड़ा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से वह अपनी तौहीन समझते हुए भरे दरबार से निकल जाते हैं। भरे दरबार से निकलते हैं तो औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब इन्हें गिरफ्तार करवाता है। अब गिरफ्तार करवाने के साथ ही क्या होता है, इनको नज़रबंद कर दिया जाता है। नज़रबंद करने के बाद शिवाजी अपने सूझबूझ का परिचय देते हैं। शायद बेटा मैं ये सब कहानी आप लोग को बता चुका हूँ। तो अपने सूझबूझ का परिचय देते हैं और इस तरीके से मुगल कैद से निकल करके सकुशल क्या होते हैं, सकुशल जो है वह राजधानी पहुंचते हैं। राजधानी पहुंचने के बाद क्या करेंगे, तो 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया, तो रायगढ़ में जो है मराठवाड़ा क्षेत्र जो रायगढ़ है वहां पे काशी के विद्वान जो रहते हैं गंगाधर से अपना राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब ने कई प्रयास किया परंतु आजीवन इनकी मृत्यु तक शिवाजी को वह पकड़ नहीं पाया। किसी भी तरीके से मराठवाड़ा क्षेत्र पर उसने अपना कोई भी विजय सुनिश्चित नहीं कर पाया। इसके बाद कौन आते हैं, तो इसके बाद जो है संभाजी महाराज आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद फिर कौन आते हैं, तो फिर जो है वह संभाजी महाराज आते हैं। संभाजी महाराज जो हैं वह 1680 से 1689 ईस्वी तक। अब यहाँ पे क्या होगा, तो अब यहाँ पर जो है वह औरंगजेब, शिवाजी की मृत्यु हो गई है तो 1682 ईस्वी में अपने विद्रोही पुत्र शहजादा अकबर द्वितीय का पीछा करते हुए आता है। तो शहजादा अकबर द्वितीय का पीछा करते हुए दक्षिण में आता है। अब दक्षिण में आता है तो फिर वह सारा जो साम दाम दंड भेद सब अपनाता है। संभाजी की रगों में बेटा शिवाजी महाराज का ही खून है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है वह उसके तमाम तरकीबों के बाद भी उसके पकड़ में नहीं आ रहे हैं। न तो संभाजी पकड़ में आ रहे हैं, न तो मराठवाड़ा पे कोई नियंत्रण हो रहा है। ऐसे में औरंगजेब क्या करता है, तो औरंगजेब जो है पड़ोसी राज्यों को मिलाने का जुगत अपनाता है। तो पड़ोसी राज्यों में मराठवाड़ा के पड़ोसी कौन हैं, तो मराठवाड़ा के पड़ोसी जो हैं ये मराठवाड़ा का क्षेत्र है। नीचे जो कर्नाटक है यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे बीजापुर है। और आज का जो ये आंध्रा तेलंगाना का क्षेत्र है ये गोलकुंडा का क्षेत्र है। तो वह क्या करता है, वह शिवाजी को संभाजी को, मराठों को विधर्मी घोषित करता है और इस्लामिक कार्ड खेलता है कि गोलकुंडा और बीजापुर के सहयोग से मराठवाड़ा क्षेत्र पर नियंत्रण किया जाए। परंतु जब यह नीति भी कारगर नहीं होती है तो जिसे कहते हैं ना कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, तो कुछ वैसा ही औरंगजेब बेटा धर्म भी बस केवल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, वह पिछले क्लास में मैंने बताया हुआ था,
औरंगजेब बद नहीं बदनाम बादशाह था। तो ऐसे में जब वो देखता है कि विधर्मी वाला भी ट्रिक नहीं काम कर रहा है, तो वह अब जो है बीजापुर और गोलकुंडा को ही जीतने की नीति अपनाता है। और इसके अंतर्गत उसने क्या किया, तो इसके अंतर्गत 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किया, 1687 में गोलकुंडा की विजय किया, और अब जा करके जो है कुछ मराठा सरदारों को भी मिलाता है। और ऐसे में धोखे से संभाजी महाराज को वह कैद करता है। और 1689 ईस्वी में क्या होता है, तो 1689 ईस्वी में संभाजी महाराज की निर्मम हत्या करवा देता है, निर्मम हत्या करवा देता है। तो निर्मम हत्या मीन्स की वही तमाम प्रलोभन देता है, तमाम प्रलोभन के बाद भी जब ये नहीं झुकते हैं, तो ऐसे में जो है औरंगजेब की कहानी बेटा क्या जो है बताई जाए, बस इतना जानिए कि बहुत ही क्रूर तरीके से उसने जो है संभाजी महाराज की हत्या करवाई। हत्या करवाने के बाद टुकड़े टुकड़े में उनको कटवा करके भीमा नदी के किनारे फेंकवा दिया जाता है। तो ये उसकी क्रूरता, अब वही मैंने पहले भी बताया था कि जब वो अपने सगे भाइयों का नहीं हुआ, अपने पिता का नहीं हुआ, तो गैरों से क्या उम्मीद रखी जाए। तो इस तरीके से वह डर का बिजनेस करता था। औरंगजेब जो था वह डर का बिजनेस करता था। और डर का बिजनेस मतलब बेटा कि वह लोगों में खौफ के साथ ही हमेशा अपना विजय पताका को देखता था। तो यही काम उसने अपने भाइयों के साथ भी किया हुआ था। तो उसे लगता है कि अगर निर्मम तरीके से इनकी हत्या होगी तो मराठे डर जाएंगे और मराठवाड़ा क्षेत्र पे कब्जा करना ज़्यादा आसान होगा। परंतु मराठवाड़ा क्षेत्र और ज़्यादा जो है वाइब्रेंट होता है, और ज़्यादा जो है, अब अभी तक तो मराठे सैनिक लड़ रहे थे, अब मराठा जनता भी मुगलों को शत्रु के रूप में देख रही है, और वह अपने सैनिकों के साथ मिलकर के गुरिल्ला युद्ध में सहयोग दे रहे होते हैं। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में औरंगजेब मराठवाड़ा क्षेत्र में अब एक लंबे संघर्ष में फंसता जाता है। तो संभाजी महाराज के बाद फिर कौन आते हैं, तो संभाजी महाराज के बाद जो है उनके छोटे भाई राजा राम आते हैं। राजा राम जो हैं 1689 से 1700 ईस्वी तक शासन करते हैं। और इस समय काल में क्या होता है, तो इस समय काल में राजा राम भी औरंगजेब के विरुद्ध कोल्हापुर को ये केंद्र बनाते हैं और औरंगजेब के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध जारी रखते हैं। जब राजा राम की मृत्यु होती है तो उसके बाद, राजा राम की मृत्यु होता है बेटा जो है, उसको मरवाया नहीं गया था। तो राजा राम की जब मृत्यु होता है तो औरंगजेब बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अब मराठवाड़ा में कोई भी चुनौती देने वाला बचा ही नहीं। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है राजा राम की पत्नी है, राजा राम की जो है वह पत्नी है। और पत्नी कौन है, तो पत्नी जो है ताराबाई है। ताराबाई क्या करती हैं, तो ताराबाई औरंगजेब को ललकारती हैं और कहती हैं कि खबरदार, मराठों में अभी मैं जिंदा हूं, मुझसे पार पाना, तब मराठवाड़ा तुम्हारा हुआ। और ऐसे में ये किसको संरक्षण दे रही हैं, तो ताराबाई जो हैं अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय को संरक्षण दे रही हैं, अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय को संरक्षण दे रही हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है वह ताराबाई एक महिला है, एक महिला का औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष अब जो है उत्तर भारत में भी अन्य संघर्षों को प्रेरित करता है। तो उत्तर भारत में सिख संघर्ष पहले से ही चल रहा होता है, अब सिखों का विद्रोह होना शुरू होता है, फिर जाट विद्रोह करते हैं, राजपूतों का विद्रोह होता है। तो इस तरीके से औरंगजेब
जो है वह मर जाता है, लेकिन मराठवाड़ा क्षेत्र को वह नहीं अपने नियंत्रण में कर पाता है। अब क्या है, जब वह इनकी हत्या करता है, संभाजी महाराज की हत्या करता है, तो इनकी हत्या के पश्चात जो है संभाजी की पत्नी है, संभाजी की पत्नी येसुबाई हैं या येसुमती हैं, और इनके जो पुत्र हैं, पुत्र साहू रहते हैं। इन दोनों लोगों को क्या करता है, तो इन दोनों लोगों को औरंगजेब मुगल कैद में रखवा देता है। तो अब बेटा हमारे जो क्लास टाइटल है वह 17वीं और 18वीं शताब्दी है। तो 18वीं शताब्दी में अब हम लोग क्या देखेंगे, 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन आता है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह दौर मुगलों का पतन का दौर है, और बहादुर शाह प्रथम आते हैं। बहादुर शाह प्रथम मराठों को कमजोर करने के लिए क्या करते हैं, तो ये साहू को कैद से मुक्त करते हैं। अब जो राजपद का सिद्धांत है, राजपद का सिद्धांत क्या होता है, तो राजपद का सिद्धांत जो है वह राजा का जो बड़ा पुत्र है वही राजा बनेगा। तो ऐसे में संभाजी के बाद राजा किसको बनना चाहिए था, साहू को बनना चाहिए था, परंतु साहू क्या है, मुगल कैद में है। तो मुगल कैद में है, तो ऐसे में छोटे भाई और राजा राम कभी गद्दी पर ऐसा कुछ था नहीं, गद्दी क्या राजधानी पे तो ये कब्जा कर लिया था औरंगजेब, तो ये कोल्हापुर से जो है अपने संघर्ष को जारी रखते हैं। तो कभी भी अपने आप को राजा नहीं कहते हैं, बल्कि साहू के प्रतिनिधि के रूप में ही राजा राम जो है वह मराठों को का नेतृत्व कर रहे थे। तो ऐसे में क्या है, साहू को कैद से मुक्त किया जाता है, क्यों कि ये आएंगे तो ताराबाई जो है अल्पवयस्क पुत्र जो हैं शिवाजी द्वितीय का को संरक्षण दे रही थी। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है वह साहू का कैद से छूटना ये कहीं न कहीं इस बात का संकेत था कि साहू जाएंगे तो अपनी राजपद की दावेदारी करेंगे। ताराबाई जो है एक महिला है, अपने पुत्र के प्रति भावनात्मक होंगी और वह इनकी दावेदारी को स्वीकार नहीं करेंगी, और यह घटना मराठा गृह युद्ध को बढ़ावा देगा, जिसमें मराठे कमजोर होंगे और मराठों के ऊपर नियंत्रण करना आसान होगा। तो होता भी कुछ वैसा ही है, और साहू जब कैद से मुक्त होते हैं, मराठवाड़ा क्षेत्र में आते हैं, तो इनका किससे संघर्ष होगा, साहू का जो है वह ताराबाई से संघर्ष होगा, ताराबाई से सत्ता संघर्ष। ताराबाई सही में जो है वह शिवाजी द्वितीय के पक्ष में जो है रहती हैं, अपने अल्पवयस्क पुत्र और सत्ता नहीं छोड़ना चाहती हैं। तो ऐसे में साहू को समर्थन कौन देते हैं, तो साहू को समर्थन जो है वह बालाजी विश्वनाथ देते हैं। बालाजी विश्वनाथ किस पद पे रहते हैं, तो ये सेना करते के पद पे रहते हैं। बाद में इस संघर्ष में बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से जो विजय मिलता है, तो इस सहयोग में विजय के पश्चात जो है से जो विजय मिलता है, इस विजय के पश्चात बालाजी विश्वनाथ को साहू ने पेशवा का पद दिया। अब पेशवा का पद एक तरीके से मराठवाड़ा में प्रशासन में क्या था, ये प्रधानमंत्री का पद था, ये प्रधानमंत्री का पद था। तो ऐसे में अब क्या होता है, तो ऐसे में 18वीं शताब्दी में
पेशवा का उदय होता है और इस पेशवा के अंतर्गत जो हैं वह 3 पेशवा आते हैं। कौन है? तो पहले जो हैं वह बालाजी विश्वनाथ हैं। ये 1708 से 1720 या 1713 से भी 1720 कहा जाता है। फिर जो हैं बाजीराव हैं, ये वही बाजीराव मस्तानी वाले जो हैं बाजीराव हैं, ये 1720 से 1740 ईस्वी तक रहते हैं। फिर जो हैं वह बालाजी बाजीराव हैं। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी तक रहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है पेशवा का पद आता है और पेशवा ही फिर आगे चल करके मराठों में सर्वे सर्वा हो जाते हैं। बालाजी विश्वनाथ जो रहते हैं, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रहता है? तो मुगलों के पतन के दौर में जो मुगल बादशाह हैं, सबका बेटा अपना अपना दौर होता है। तो अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन है। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक रहते हैं। फिर जुल्फिकार खान के सहयोग से जहादर शाह आते हैं। जहादर शाह आते हैं तो वो मात्र 1 साल 1712 से 1713 तक रहते हैं। फिर अब कौन आता है? तो जहादर शाह के बाद जो हैं फर्रुख सियर आते हैं। फर्रुख सियर जो रहते हैं वो सैयद बंधु के सहयोग से आए हुए थे। सैयद बंधु ये 2 भाई रहते हैं, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान रहते हैं। अब क्या है, तो यहाँ पर मुगलों का पतन है और बादशाह से ज्यादा शक्ति जो है किंग मेकर की भूमिका में जो है अमीर वर्ग है। तो इस तरीके से अभी आपने देखा बेटा ना, जुल्फिकार खान जो आते हैं वो जहादर शाह जो आते हैं वो जुल्फिकार खान के सहयोग से आते हैं। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में फर्रुख सियर जो रहते हैं वह एक स्वतंत्र बादशाह की तरह शासन करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि सैयद बंधु यदि आपने हमें बादशाह बनने में सहयोग दिया तो प्रशासन का सबसे सर्वोच्च पद जो है वह वजीर और मीर बख्शी बेटा सेना का पद होता था, वजीर मुगलों में प्रधानमंत्री का पद होता था। तो ये दोनों पद सैयद बंधु को मीन्स के हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को दिया गया था। तो उन्हें लगता है कि आपने जो सहयोग दिया उससे ज़्यादा बढ़ करके आपको जो है पद दिया गया। परंतु ये बात सैयद बंधु को रास नहीं आती है। फर्रुख सियर अपनी मनमानी कर रहे हैं, सैयद बंधु चाह रहे हैं कि ये उनके हाथों की कठपुतली बन के फर्रुख सियर शासन करें। तो ऐसे में सैयद बंधु किससे हाथ मिलाते हैं? बालाजी विश्वनाथ से हाथ मिलाते हैं। इनके साथ संधि करते हैं कि मराठा सैन्य सहयोग देंगे फर्रुख सियर को प्रतिस्थापित करने में। तो बदले में बालाजी विश्वनाथ की जो राजनीतिक सूझबूझ है वो क्या है कि अगर मराठे सैन्य सहयोग देंगे तो इससे सैयद बंधु का जो भी अपनी हित लाभ है वह पूरा होगा, लेकिन मराठों का क्या? तो यहाँ पर अब ये सहमति बनता है कि जो संभाजी महाराज हैं, संभाजी महाराज की पत्नी येसुमती जो 1689 से मुगलों की कैद में हैं, उन्हें जो है अब छोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से बहुत बड़ी उपलब्धि है बालाजी विश्वनाथ की कि सैन्य सहयोग के बदले में मराठों की जो राजमाता येसुमती हैं वह सकुशल जो हैं वह मराठवाड़ा क्षेत्र में आती हैं। इसके बाद बाजीराव आते हैं। बाजीराव एक ट्रू कह सकते हैं बेटा कि फाइटर हैं, एक सही अर्थों में जो योद्धा कहा जाता है। अपने जीवन में 40 युद्ध लड़ते हैं। कहा जाता है बेटा कि अपवाद अपवाद होता है, चांद पे भी दाग है, परंतु जो है बाजीराव जो हैं इनका अपना जो सैन्य नेतृत्व है ये बेदाग है। अपवाद में भी इन 40 युद्धों में वह एक बार भी पराजित नहीं होते हैं। और ऐसे में जो बाजीराव का अपना इन्होंने निजाम को पराजित किया हुआ था, सारे पड़ोसियों को इन्होंने पराजित किया हुआ था,
इसके बाद जो है बाजीराव मस्तानी वाला एक जो कैरेक्टर आप सुनते होंगे, तो बुंदेलखंड के जो राजा रहते हैं वहां पे अब मस्तानी के बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं। तो जो कड़ा, उस जमाने में इलाहाबाद का जो मुगल क्षेत्र था उसे कड़ा कहा जाता था, तो उनका आक्रमण हुआ रहता है और ऐसे में जो है वह बुंदेलखंड के राजा के अनुरोध पर बाजीराव मराठवाड़ा क्षेत्र से आते हैं उन्हें दंडित करते हैं। जो मुगल सूबेदार रहते हैं, कड़ा के सूबेदार, उन्हें दंडित करते हैं। जब लौट रहे होते हैं तो कहा जाता है जब आप लौट जाएंगे तो ये मुगलों का आक्रमण फिर से होगा। तो ऐसे में ये बाजीराव का ही बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट रहता है कि शाखाओं पे बार बार वार करने से बेहतर है कि तने पे वार कीजिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। तो बाजीराव आश्वस्त करते हैं कि अब कोई मुगल जो है सूबेदार आक्रमण नहीं करेगा, और बुंदेलखंड से वो लौट करके मराठवाड़ा क्षेत्र नहीं जाते हैं, बल्कि यहां से वह कहां जाते हैं, तो यहां से जो है ये मराठवाड़ा क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड है, ये बुंदेलखंड है, राजधानी दिल्ली है। तो उस जमाने में कौन रहता है? उस जमाने में मोहम्मद शाह रंगीला जो हैं शहंशाह हिंदुस्तान रहते हैं। तो बाजीराव जो है बुंदेलखंड से मराठवाड़ा क्षेत्र ना आकर के वो कहाँ निकल लेते हैं, तो वह दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। दिल्ली पे आक्रमण करते हैं और एक मराठा पेशवा की दिल्ली में मौजूदगी मुगलों की साख पर बट्टा का एक अंतिम निशानी छोड़ देता है। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है मोहम्मद शाह रंगीला 12 लाख रुपए जो हैं पेशगी इनको देते हैं बाजीराव को, तब जाकर के बाजीराव दिल्ली से मराठा क्षेत्र के लिए आते हैं। तो ऐसे में इनकी जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं वह अनपैरेलल हैं। 40 युद्ध, बेटा मैंने कहा ना 40 युद्ध लड़े और अपवाद में भी किसी में नहीं हारे। बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव आते हैं। बालाजी बाजीराव के समय में जो है वह पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। यहां पर भी बहुत सारी कहानियां हैं, बट पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना गई रहती है, लगभग 25,000 की मराठा सेना रहती है। मराठों के जो एलाई रहते हैं, जो इनके अपने उसे क्या सामंती सेना कह सकते हैं, वह सेना भी रहती है। और उधर कौन रहता है, तो उधर जो है अहमद शाह अब्दाली रहता है। अहमद शाह अब्दाली रहता है। तो कुल मिला जुला करके क्या है, कुल मिला जुला करके जो है बालाजी बाजीराव इस युद्ध का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि इन्होंने अपने पुत्र विश्वास राव को भेजा हुआ था। और सही अर्थों में युद्ध का नेतृत्व जो है इनके बालाजी बाजीराव के भतीजे सदाशिव राव भाऊ कर रहे थे। तो मिला जुला करके वहां भी बहुत सारी बेटा छोटी छोटी कहानियां हैं। अब चूंकि आप लोग यूपीएससी एस्पायरेंट हैं तो बहुत कहानियां मैटर नहीं रखती हैं। मैटर है कि ऐतिहासिक रूप से जो क्रोनोलॉजी है, जो टाइमलाइन है और जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से ये लोग जाते हैं। पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो कहने का अर्थ है कि 18वीं शताब्दी में जो मुगलों का पतन का दौर था, मराठे क्या हो चुके हैं, मराठे लगभग लगभग जो हैं यह भारत की अगली केंद्रीय सत्ता के रूप में देखे जाने लगे थे। क्योंकि इस समय अन्य जो सत्ताएं थी, कोई भी मराठों इतना शक्तिशाली नहीं था। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हरियाणा में जो पानीपत का क्षेत्र है वहां पे युद्ध होता है। युद्ध बहुत ही मराठों के लिए विध्वंसकारी सिद्ध होता है। 25,000 की मराठवाड़ा सेना मार दी जाती है। इनके पुत्र भतीजे सब लोग मार दिए जाते हैं। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है कोई युद्ध का समाचार बताने वाला भी नहीं था। एक व्यापारी जो है बालाजी बाजीराव के दरबार में आता है और वह भी सांकेतिक रूप से जो है वह युद्ध के बारे में बताता है। क्योंकि खुद बालाजी बाजीराव तनाव में रहते हैं कि सेना का इतने दिन से कोई खोज खबर नहीं है। फिर बाद में जब इन्हें पता चलता है कि सारी की सारी सेना मार दी गई, सारे सेनापति मार दिए गए,
पुत्र और भतीजे मार दिए गए। तो मराठों के लिए यह एक विध्वंसकारी युद्ध था और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हृदयाघात से बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो जाती है। तो एक फेमस इतिहासकार है, नाम है यदुनाथ सरकार। तो यदुनाथ सरकार इस युद्ध के संदर्भ में कहते हैं कि मराठों के लिए यह युद्ध कितना प्रलयंकारी था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी ऐसा मराठा परिवार नहीं था जिसने अपने सगे संबंधी को इस युद्ध में न खोया हो। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बालाजी बाजीराव के बाद मराठा शक्ति को माना जाता है कि ये चूक गए। और इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान जो है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्षेत्रीय भारतीय शक्तियों को पराजित कर रहे होते हैं। जो क्षेत्रीय भारतीय शक्तियां होती हैं इसके अंतर्गत कौन है, तो इसके अंतर्गत जो है बंगाल को इन्होंने प्लासी में हराया था। फिर जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल जो है अवध के नवाब हैं और शहंशाह हिंदुस्तान जो हैं, इन तीनों को बक्सर के युद्ध में हराया हुआ था। तो यहाँ पे बंगाल में प्लासी का युद्ध है, 1757 है। फिर 1764 में, ये सब आधुनिक में आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि 18वीं शताब्दी है तो थोड़ा सा बता दे रहा हूं। तो बक्सर को जीतते हैं। फिर उसके बाद जो है आंग्ल मैसूर युद्ध को भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है। 1799 तक इनका मैसूर का भी काम खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते भारत की एक केंद्रीय सत्ता के रूप में अपनी पहचान बना लेते हैं। तो चलिए, यही हम लोगों का क्या रहा, यही हम लोगों का आज का जो है वह विषय वस्तु रहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, ये सब जो है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। या पेशवा जो अभी मैंने बालाजी विश्वनाथ बाजीराव और बालाजी बाजीराव को बताया, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत देखा जाता है। तो यहीं पर आप लोगों का क्या हुआ, यहीं पर आप लोगों का मध्यकालीन भारतीय इतिहास का संभव बैच का जो ये सीरीज है, वह सीरीज यहीं पर समाप्त हो रहा है। और कहने के लिए बेटा जो है लगभग 1-1.5 घंटे की क्लासेस रही जो है। इसके बाद जो बैच है, बैच में भी नोट्स वगैरह बनवाने में समय निकल जाता है। तो आप इसे एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ और अगर टॉपिक हैं, माइनर टॉपिक हैं, वही शायद इग्नोर हो गया हो, नहीं तो बहुत ही संजीदगी के साथ आप लोगों का मध्यकालीन भारतीय इतिहास टॉपिक दर टॉपिक जो है वह आप लोगों के समक्ष रखा गया। और चलिए जो है तो यहीं पे औपचारिक रूप से बैच को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी इसी तरह के ज्ञानवर्धक सीरीज में। टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।